आई एम सॉरी सर्बियन इमिग्रेशन अथॉरिटी, दिस वॉज रियली वेरी अनप्रोफेशनल। मैंने कहा मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, तो उसने कहा हाँ आज आपकी फ़्लाइट मिस होगी, दैट आई एम श्योर, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में। जो चीज़ मैंने इमेजिन की थी कि अपना ये ट्रिप ख़त्म करूँगा मैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मैं कुछ 2-3 दिन बिता सकूँगा इत्मीनान से, और जहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे होंगे, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ ये अपार्टमेंट भी और ये जगह भी। सामने है रोमेनिया, ये है डेन्यूब, और ये है तकिया, और ये है नाना अपार्टमेंट, नाना तकिया। जो आदमी वाले लगे हुए हैं यानी वहाँ पर कैश पेमेंट है, अदरवाइज़ बाकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है। हाउ मच? 180। ओके। वहाँ वो रहा एक्सप्रेसवे, टैक्स पे किया था, अभी टोल पे किया था, और टोल पे करने के बाद करीब 1 किलोमीटर पहले ही कुछ नज़र आया कि एक रेस्ट एरिया आ रहा है, और रेस्ट एरिया देखते ही मेरे को याद आया अपना यूएस ट्रिप हिच हाइक करते हुए। रेस्ट एरियाज़ ने ही मेरे को ज़िंदा रखा था, बेसिकली हिच हाइकिंग मैं कर सका था रेस्ट एरियाज़ में ही, क्योंकि हाईवेज़ पे वहाँ पे आपको हिच हाइकिंग करना अलाउड नहीं है। तो रेस्ट एरियाज़ में मैं पहुँचता था, ट्रक से उतरता था, फिर अगले ट्रक का इंतज़ार करता था। कई बार रेस्ट एरियाज़ में एक दिन तक मुझे लगा था, यानी 24 घंटे तक वेट करना पड़ा था। यूएस सीरीज़ देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। 30 दिन हिच हाइक किया था, 10,000 किलोमीटर यूएसए में। तो आज मेरे को यूएस सीरीज़ की याद दिलाई इस रेस्ट एरिया ने। और फिर यहाँ आगे अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरा है, अंदर एक रेस्टोरेंट है, अंदर कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें, मोबिल ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें हैं। टॉयलेट बहुत साफ़ सुथरी है, वही इस्तेमाल करने के लिए मैं अंदर गया था। सर्दी के दिन है, सुसु बहुत ज़्यादा आती है और ख़ास तौर पे कार चलाते हुए। अब यहाँ बैठकर इस वक्त हो रहा है 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बज रहे हैं। तो क्योंकि कल ये कार रिटर्न करनी है एयरपोर्ट पे, कल ही मेरी फ़्लाइट भी है। एयरपोर्ट के पास में एक अपार्टमेंट मिल गया है जिसके पास में उनकी प्राइवेट पार्किंग भी है। 1200-1300 इंडियन रुपीज़ में वो अपार्टमेंट मिल गया है। फ़िलहाल मैं सवार हो रहा हूँ, आधे घंटे की दूरी पर है मेरा अपार्टमेंट। यहाँ से पूरा बेलग्रेड शहर क्रॉस करके, नदी पार करके, सावा नदी पार करके मैं पहुँचूँगा अपने अपार्टमेंट न्यू बेलग्रेड शहर में। 8:40 हो रहे हैं। ये आज आखिरी बार टाइम बता रहा हूँ मैं आपको इस देश में। आज मेरा लास्ट डे है इस देश में, सर्बिया में। अब से कुछ देर बाद, मतलब अब बस अब सामान उठा रहा हूँ मैं और निकल रहा हूँ एयरपोर्ट, निकोला टेस्ला बेलग्रेड एयरपोर्ट। और आज मेरी फ़्लाइट है दोपहर 1 बजे एयर सर्बिया की, बेलग्रेड से न्यूयॉर्क के लिए यूएसए, और फिर वहाँ से जाऊँगा मायामी, और मायामी वाली फ़्लाइट है कल सुबह, और उसके बाद फिर एक और नए देश, तीसरे देश। ये जो अपार्टमेंट मैंने आपको बताया था कल शाम को कि इसीलिए लिया था क्योंकि ये एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक है, और हो सकता है आपको भी कुछ ऐसी ज़रूरत हो कि आपको भी एयरपोर्ट के नज़दीक कोई अपार्टमेंट चाहिए हो, तो आप यहाँ आ सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें ये है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एटिक है। एटिक मतलब जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ऐसे ढलुआं जो छत होती हैं उनके मकानों के जो छत के ऊपर ये बना हुआ है, छत पे बना हुआ है बेसिकली। तो ये बहुत ही कम है, ये 1 उंगली से भी कम का डिस्टेंस है मेरे सर से। यहाँ किचन है, यहाँ पर ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग सोफ़ा तो आप यूज़ कर ही नहीं सकते, और ना ही एक रात करने के लिए ज़रूरत है आप इसको अगर ट्रांजिट की तरह यूज़ कर रहे हैं। एक किचन थी जो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा इक्विप नहीं है बाकी अपार्टमेंट्स की तरह। बाथरूम सबसे ज़्यादा इसका प्रॉब्लम था, वो दिखाता हूँ। ये बाथरूम है, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत थी इस टॉयलेट को यूज़ करने की, क्योंकि अगेन वो जो ढलान वाली छत है वो सर पे टकराती है। और उसके बाद जो प्रॉब्लम थी इसको यूज़ करने की, जो पर्दा है वो सिर्फ यहाँ तक आता है, इस तरफ पर्दा, इस तरफ गीज़र, मतलब सर पे टकराता है ये गीज़र। बहुत ही कम स्पेस मिलती है बेसिकली नहाने के लिए, तो थोड़ा सा ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। टॉयलेट वाला, टॉयलेट ठंडी रहती है बिल्कुल, क्योंकि जो हीटिंग सिस्टम है उनका वो सिर्फ़ और सिर्फ एक यहाँ पर है, ये लगा हुआ है, और एक ये बेडरूम में यहाँ पर है। सिर्फ एक रात बितानी थी, इसके लिए ये ठीक है।
पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस अपार्टमेंट से करना बेकार है। फ़िलहाल मैं निकलता हूँ एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से सिर्फ 9 मिनट का रास्ता है, 5.5 किलोमीटर का रास्ता। और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस घर का है, ये जो उसकी सीढ़ियाँ हैं ना, ये इतनी तंग हैं, इनको भारी सामान लेकर इनसे उतरना चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है। Okay, hi. All right. Okay. Yeah, bye bye. Okay, see you. Yeah. आज लास्ट डे है, लास्ट डे का रिकॉर्डिंग कर लिया है। तो अभी भी ये कार 623 किलोमीटर चल सकती है इस सिचुएशन में। 570 पे इन्होंने हमको ये फ्यूल टैंक दिया था। कल मैं चला हूँ 236 किलोमीटर्स तेकिया से लेकर यहाँ तक। और ये नज़र आ रहा है एयरपोर्ट। ये सारा एयरपोर्ट का हिसाब किताब है। सामने कार्गो वाली बिल्डिंग है, ये खड़ा कार्गो प्लेन, और ये रहा इतने सारे हवाई जहाज़। थोड़ी देर में मेरा जहाज़ यहीं से उड़ेगा। विज़ एयर के इतने सारे जहाज़ खड़े हुए हैं। शायद हंगरी बुडापेस्ट में इसका बेस है, लो कॉस्ट एयरलाइन है। यूरोप के काफ़ी सारे शहरों में जाती है विज़ एयर। और लेकिन वही कि इनके जो वो बैगेज रूल्स थोड़े से अलग से हैं थोड़ा सा। लेकिन आपके पास सामान कम हो तो विज़ एयर से आप बहुत सस्ते में ट्रैवल कर सकते हैं यूरोप में। पहुंच गया हूँ फाइनली। ये दिखा रहा है इस वक्त 5.5 किलोमीटर दूर था एयरपोर्ट मेरी उस जगह से, मेरे अपार्टमेंट से। और 598 किलोमीटर्स ये कार और चल सकती है इस टैंक में। इन्होंने हमें दी थी उस पोजीशन में जिसमें ये 570 किलोमीटर्स और चल सकती थी। जितना हमें दिया था उससे ज़्यादा हम उनको पेट्रोल दे रहे हैं। खैर, यहाँ ये कंडीशन है कि उतना पेट्रोल आपको देना होगा, यानी फुल टैंक देना होगा। अब मैं जा रहा हूँ, 9 बज रहे हैं, ठीक 9 बज रहे हैं, और 1 बजे की फ़्लाइट है। टाइम काफ़ी है। इस बीच में मेरे को ये सारी फॉर्मेलिटीज़ भी करनी है। आके वो कार का पूरा चेकअप करते हैं कि ठीक से आप दे रहे हैं या नहीं। फटाफट जाके उनको बता देता हूँ कि मैं कार लौटाने आ गया हूँ। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये कार लौटाने वाला भी जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस था वो बहुत ख़राब था, तो मुझे लगा कि मैं काफ़ी सारा टाइम लेके चलता हूँ, ताकि अगर इनसे भी कुछ मेरे को बहस करनी होगी तो थोड़ा टाइम होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, यहाँ अभी तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। हालांकि इन्होंने कहा कि आपने जो पेट्रोल है वो थोड़ा कम दिया है। फिर मैंने उनको कहा, देखिए मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, उस वक्त 570 किलोमीटर दिखा रहा था, इस वक्त 598 किलोमीटर ये चल सकती है कार, तो यानी हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इन्होंने कहा मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने अगर ऐसा है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी तक इन्होंने जो बाहर वाला चेकअप किया था वो उससे संतुष्ट हैं। अंदर वाला भी ये सारा वो देख रहे हैं हिसाब किताब। और ये दूसरे भाई साहब हैं जो चेक कर रहे हैं कार को, ये वो नहीं है जो उसको कार देने के लिए आए थे। तो उनके साथ तो खैर एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर एजेंसी? कारविज़। ओवरऑल मुझे लगता है कारविज़ के साथ जो एक्सपीरियंस रहा मेरा वो काफ़ी ठीक ठाक रहा अभी तक उन्होंने मुझको ओके नहीं दिया है। जैसे ओके देंगे मैं बता दूंगा, लेकिन अब तक मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कारविज़ को। अगर आप kayak.com, एक्सपीडिया वगैरह वगैरह से कहीं से आप देख रहे हो, कारविज़ अगर आपको नज़र आता है तो, क्योंकि इनका ये वाला जो एक्सपीरियंस है कार लेने का और वापस देने का, ये ठीक ठाक रहा मेरे साथ में, तो मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपके साथ कैसा होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कुछ बेसिक चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है आपको। ख़ास तौर पर रिकॉर्डिंग वाला या जो डैमेजेस पहले से हैं वो सब पहले से आप रिकॉर्ड कर लेना ऑन पेपर, स्टिल फोटोग्राफ्स, वीडियोज़ वगैरह। ये एक बार कर लेंगे सब ओके हो जाएगा। सो ऑल वेल। Okay. Where is your photo about the 7/8 about the fuel? All right, let me show you. वो फ्यूल की रिकॉर्डिंग वगैरह मैं उनको दिखा देता हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, वो कह रहे हैं कि आपको पेट्रोल करवाना पड़ेगा। मैं करवाने जा रहा हूँ।
My friend is asking, would you like to pay this 22 euro in a cash or he can do from your deposit? What would you like? No, 22 22, euros for what? Zašto 22? For renting the car, 22. Okay, I'll pay in cash. He will pay in cash, platit će u kešu. Yeah, I'll pay in cash. Ali Serbian dinars? Yeah, Serbian Yes, dinars. okay. Yeah. Pućao. मैं नहीं को बोल रहा हूँ कि आप ही ड्राइव करो, मैं नहीं ड्राइव करना चाहता। टूट फूट हो जाएगी तो जिम्मेदारी इनकी होगी। अगर आपके साथ में भी We should take 132 dinars, not 138. Correct, The cheapest, yes. अगर आपके साथ में भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो पेट्रोल पंप बिल्कुल साथ में है इसके, एयरपोर्ट के साथ में। मगर मुझे लगता है यहाँ पर कोई बंदा नहीं है, खुद भरना पड़ेगा। Do we have to do it on our own? No, it's one girl working there, but I usually... Wait. Okay, jump over so you will hear the click. Make a movie. Make a movie. Okay, thank you very much. So we can leave it, right? We can cut. No, look, automatically in this stop. Automatic. Thank you. Thanks. First click. And how much is that? It's 8 liters. How many liters dinar on, is that? on 600 kilometers. जनाब बहुत खुश हैं इस वक्त, लेकिन एक शिक्षा मेरे को मिली इस वक्त, एक सबक मुझे मिला कि अगली बार जब भी मैं कार लूँगा तो मैं प्रॉपरली जो सुई है टॉप तक होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखूँगा। आप भी ज़रूर ख्याल रखना। करीब 1200 दिनार मैंने दिए हैं इस पेट्रोल को भरवाने के लिए। हाउ मेनी लीटर्स it was? We took, there was 8 liters on 600 kilometers. 8 liters. 8 Yes, on liters. 600 kilometers. 8 लीटर्स अब हमने भरा है पेट्रोल इसमें, 1120 दिनार का। For Air Serbia? Yes, where are you flying to? New York? New York is over there, special country. थैंक यू। न्यूयॉर्क के स्पेशल काउंटर्स अलग से हैं, यहाँ नहीं जाना है। ये अमेरिकन फ़्लाइट्स के लिए ना हमेशा वहाँ दिल्ली में भी अलग तरह के काउंटर्स थे, यहाँ पर भी ऐसा ही है। ज़िंदगी का सबसे ख़राब इमिग्रेशन एक्सपीरियंस मेरा आज हुआ। जितना कूल एक्सपीरियंस था आते हुए डिपार्ट होते हुए, उतना ही ख़राब एक्सपीरियंस सिर्फ इनएफिशिएंट ऑफिसर्स की वजह से। आधा घंटा मैं खड़ा रहा इमिग्रेशन काउंटर पे। उन्होंने कहा आपकी डेट ऑफ अराइवल, मैंने कहा 6 सितंबर इसमें स्टैंप लगी हुई है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन आप अलाउड नहीं हैं ऐसे। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा आपके लिए 30 दिन है। मैंने कहा हाँ, लेकिन मेरे पास में यूएस वीज़ा और मैं यहाँ पर 90 डेज़ तक रह सकता हूँ। उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा आप देखो, तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने उनको दिखाया, जो मिनिस्ट्री ऑफ इनकी फॉरेन अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स है, उस पर जाके दिखाया तो कहते हैं ये अपडेट नहीं हुई है। मैंने कहा ये कैसा मतलब है यार, अपडेट नहीं हुई है? मतलब कितने सारे ऑफिसर्स को उन्होंने कॉल कर लिया। मैंने कहा वो अपडेट नहीं हुए तो मुझे क्यों हैरेस कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा आप हमारे ऑफिशियल जो हैं, मेरे सीनियर ऑफिशियल, वो किसी सीनियर आदमी को कॉल कर रहे हैं, कुछ जज है, पता नहीं क्या लीगल सिस्टम है। अब जज को कॉल कर रहे हैं वो, और तब आपको बता देंगे। मुझे उन्होंने खड़ा करके रखा। मैंने उनसे कहा कि कम से कम मुझे बैठने की जगह मिल सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप अंदर बैठ सकते हैं। हालांकि वो फ्रेंडली तो खैर क्या होते, पोलाइटली बात कर रहे थे। मैं भी बहुत पोलाइट था उनके साथ में। बाद में वो कहते हैं कि अल्टीमेटली करीब आधे पौने घंटे के बाद में कहते हैं कि जो जज हैं उन्होंने आपको अलाउ कर दिया है। मैंने कहा मुझे अलाउ कर दिया है मतलब? वेबसाइट पे जब साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनके पास में यूएस वीज़ा है उनको बिना वीज़ा के वीज़ा फ्री एंट्री अलाउड है। स्क्रीनशॉट दिखाया, वेबसाइट जो ऑफिशियल है वो स्क्रॉल कर करके दिखा दी। वो कह रहा हूँ अपडेट नहीं हो रही है। बहुत ही बेवकूफ़ी थी ये शायद ज़िंदगी का सबसे ख़राब इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था मेरा। फाइनली वो कहते हैं कि जज ने अलाउ कर दिया। मैंने कहा स्पेसिफिक केस है मेरा या सबके लिए? तो उसने कहा नहीं, गुडविल में आपके लिए अलाउ किया है। पता नहीं, मैं भाग रहा हूँ। मेरे गेट्स ओपन हो चुके हैं एयर सर्बिया की जो नेक्स्ट फ़्लाइट है। मैंने कहा मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो उसने कहा हाँ आज आपकी फ़्लाइट मिस होगी, दैट आई एम श्योर, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में। और क्या बोलूँ अब मैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए उन्होंने ये कहा कि जज ने आपको अलाउ कर दिया सिर्फ आपके स्पेसिफिक केस में। आई एम सॉरी सर्बियन इमिग्रेशन अथॉरिटी,
दिस वॉज रियली वेरी अनप्रोफेशनल। मुझे नहीं लगता कि ये आपके साथ में ये एक्सपीरियंस होगा जो मेरे साथ में हुआ। उसके पीछे रीज़न ये है, हो सकता है कि आप 1 महीने से ज़्यादा शायद यहाँ नहीं रहेंगे और उनको ये बात पता है, क्योंकि मेरा एक एक्सेप्शनल केस था। मेरे पास में मेरा पासपोर्ट एक ऐसी कंट्री का है जिसके लोगों को यहाँ सिर्फ 30 दिन रहने की इजाज़त होती है, उसके बावजूद मैं यहाँ पर 90 दिन रहा। और हालांकि मेरे पास में वजह है, ये बात शायद उनको नहीं पता थी। तो क्योंकि मेरा एक्सेप्शनल केस था, इसलिए हो सकता है कि आपके साथ में ये सारी परेशानी नहीं होंगी, तो आप यहाँ आ सकते हैं। मेरे ख़राब एक्सपीरियंस की वजह से आप ये ना सोचें कि यहाँ के इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ सारी बहुत ख़राब हैं। सिक्योरिटी वाले हैं, एक भाई साहब बहुत देर से चिल्लाए जा रहे हैं। खैर आइएगा, मेरे ख़राब एक्सपीरियंसेस की वजह से आप कुछ गलत राय ना बनाएं इस कंट्री को लेकर। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज के एक्सपीरियंस को देखते हुए। ये जो इमिग्रेशन वाला एक्सपीरियंस हुआ ना मेरे साथ यहाँ पर बेलग्रेड एयरपोर्ट पे सर्बियन इमिग्रेशन के साथ में, ये जो आधा पौना घंटा मैं वहाँ खड़ा रहा, उस दौरान मुझे चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि आगे की मेरी फ़्लाइट्स बुकड हैं, उनके बोर्डिंग पासेस भी मुझे मिल चुके हैं, लेकिन चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं अपनी जगह पर सही था। मेरे पास में प्रूफ्स थे, मैंने उनको वो दिखाए थे और वो उसको भी नकार रहे थे। तो उसके बावजूद अगर वो मुझको कहते हैं कि नहीं होगा, तो कम से कम मैं हायर ऑफिशियल्स को अप्रोच करके, थोड़ा लंबा प्रोसेस ज़रूर होता, लेकिन मैं अपनी जगह गलत नहीं था और मुझे लग रहा था कि ये गलत हैं और अल्टीमेटली इनको मुझे भेजना ही पड़ेगा। हो सकता है कि इतना एक टाइम वो आ गया था, मुझे लग रहा था कि आज मेरी फ़्लाइट मिस ये करा देंगे 100%, लेकिन बाद में इनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मैं इन्वॉल्व करूँगा इंडियन एम्बेसी को, यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व 100% करूँगा। इशू बनाऊँगा मैं, ताकि ये पता हो उन लोगों को कि ये तरीका सही नहीं है। लेकिन चिंता मुझे नहीं थी। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब इस तरह के मामले आपके साथ में होते हैं तो आप परेशान कतई मत होएं। अगर आप सही हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, जानकारी सही है, आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड सही हैं, तो कई बार इमिग्रेशन ऑफिशियल्स या एयरलाइंस वाले भी गलत हो जाते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा ज़रूर रखें। आप थोड़ा सा भरोसा लूज़ कर जाएंगे तो या तो आप गुस्सा करने लगेंगे, आप दुखी होने लगेंगे, आप होप लूज़ कर जाएंगे और ऐसे में गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप फैक्चुअली भले ही करेक्ट हों, लेकिन आप दूसरे इमोशनल प्रेशर में आप घिर के गड़बड़ कर बैठेंगे, जो नहीं होना चाहिए। ये ज़रूर ख्याल रखिएगा। एक और दूसरी बात, क्योंकि मेरी फ़्लाइट अमेरिकन एयरलाइंस के साथ में और एयर सर्बिया और अमेरिकन एयरलाइंस का टाई अप है, इस वजह से मेरे को उन्होंने बोर्डिंग पास दे दिए हैं आगे वाली फ़्लाइट्स के लिए। तो मैं एयर सर्बिया को बोल सकता था कि जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ मेरी ये फ़्लाइट छूटी है, तो अब आगे वाला भी आप देखिए उनसे बात करके। मैंने ये सोच लिया था मन में, तो इसलिए चिंता मुझे नहीं थी। आप भी ना करें अगर आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं तो।